हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 25 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है इंडिया एआई मिशन। साथ ही हम देखेंगे चंद्रयान 4 मिशन के बारे में, देन मिशन मौसम के बारे में, एक्सरसाइज सी ड्रैगन हाल ही में संपन्न हुई है इसके बारे में देखेंगे, गंभीर रिवर ये अभी काफी चर्चा में रही है, हम ये देखेंगे कि ये किस राज्य से संबंध रखती है और क्यों ये चर्चा में रही है, और साथ ही देखेंगे चैलेंजर 150 इनिशिएटिव के बारे में कि ये किस संस्था से संबंधित है और क्या इसका उद्देश्य है। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया एआई मिशन। सो यहाँ पर भारत एआई मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट एआई इकोसिस्टम एंड पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन एआई इनोवेशन। And second, Parliament records have been made available to train India's AI model under the India AI mission. And third, Ministry of Science and Technology is responsible for the implementing the India AI mission. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है भारत एआई मिशन से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका, सॉरी, ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है, जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, द इंडिया एआई mission was initially launched as a joint initiative between the Ministry of Electronics and Information Technology and NASSCOM in 2023. And it has since evolved into a government-led initiative with an outlay of 10,371.92 crore rupees. इस मिशन के अगर हम गोल्स की बात करें तो वो है मेकिंग एआई इन इंडिया, इंकरेजिंग डोमेस्टिक एआई डेवलपमेंट, और साथ ही मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया, इंश्योरिंग एआई बेनिफिट्स वेरियस सेक्टर्स इन द कंट्री. So this initiative aims to foster India's AI ecosystem by making high-end computing resources accessible to startups and researchers. So अभी हाल ही में ये इनिशिएटिव काफी चर्चा में क्यों रहा? Because recently India AI Mission launched AI कोर्स, जो कि एक नेशनल डाटा सेट प्लेटफॉर्म है फॉर कलेक्टिंग नॉन पर्सनल डाटा टू डेवलप एआई मॉडल्स. So it also introduced the Common Compute Portal, providing startups and academia access to shared GPUs for AI development. आपने देखा कि इंडिया एआई मिशन को शुरू किया गया था 2023 में। इसके साथ ही इंडिया एआई मिशन के जो 7 पिलर्स हैं उनकी बात करें तो वो पिलर्स हैं कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी, सेकंड एआई कोर्स, थर्ड एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देन फोर्थ India AI Innovation Center, fifth, AI Application Development Initiative, and sixth, Future Skills Initiative and Startup Financing. ये जो हैं ये इसके साथ पिलर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चंद्रयान 4 मिशन। यहाँ पर चंद्रयान 4 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू कंडक्ट इन सीटू एनालिसिस ऑफ लूनर सॉइल. Second, it comprises 5 modules. And third, Launch Vehicle Mark 3 will be used for the Chandrayaan 4 mission. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है
चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो Chandrayaan 4 strategy is notably complex, involving 5 distinct component of the spacecraft. सो ये जो 5 कंपोनेंट है वो है propulsion system, which is responsible for transporting the lander and ascender stage to the moon. And then descender, designed for the lunar landing, carrying equipment for soil sampling. Then ascender, it deta- detaches from the lander after collecting samples, then lifts off from lunar surface. And fourth one is transfer module. So it receives samples from the ascender and transports them to the re-entry module. And then last one is re-entry module. So it safely brings the lunar samples back to Earth, designed to withstand the re-entry into Earth's atmosphere. So after the success of Chandrayaan 3, ISRO is now turning its attention to Chandrayaan 4, जो कि एक lunar sample return mission है. And this ambitious project aims to achieve a soft landing on the moon, collect lunar rock samples, and return them to Earth. So, if successful, India would join the ranks of the United States, Russia, and China in accomplishing this challenging feat. सो इस मिशन के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो है अचीविंग अ सेफ एंड जेंटल लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस एंड collecting and storing lunar samples, lifting off from the moon's surface, docking and undocking in lunar orbit, and returning the collecting samples safely to Earth. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about मिशन मौसम। सो यहाँ पर मिशन मौसम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मिशन फोकसेस ऑन एनहांसिंग इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज थ्रू आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। And second, the Ministry of Earth Sciences is the nodal agency responsible for executing Mission Mosam. And third, the mission involves upgrading the infrastructure of organizations like India Meteorological Department. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है मिशन मौसम से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो है सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So it aims to boost India's weather and climate related science, research and services and make India a weather ready and climate smart nation. So the ambitious program with an outlay of rupees 2000 crore over 2 years will cheaply be implemented by the India Meteorological Department, the Indian Institute of Tropical Meteorology and the National Center for Medium Range Weather Forecasting. So this mission will enhance forecasting accuracy, provide near real-time local weather forecast, and research the development of weather management technologies. सो IMD की बात करें, जिसको हम इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। And it is the national meteorological service of the country and the principal government agency in all matters related to meteorology and allied subjects. So जो IMD का हेड होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेटेरोलॉजी। And there are 6 regional meteorological centers
such as मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर एंड गुवाहाटी। और आईएमडी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान समय में ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 was hosted by which country? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो अभ्यास सी ड्रैगन है वो किस देश के द्वारा आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये आयोजित किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। आप देख सकते हैं द इंडियन नेवी रिसेंटली टुक पार्ट इन द सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज, जो कि एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। So, Exercise Sea Dragon 2025 was hosted by the United States Navy's 7th Fleet, with the exercise taking place at the Anderson Air Force Base, Guam, and the drill involves maritime patrol and reconnaissance aircraft with advanced sensors and sonar. So, initially bilateral between the United States and Australia in 2019, it expanded to include allies like India from 2021. और वर्तमान समय में एक्सरसाइज सी ड्रैगन में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Gambhir River that was recently seen in the news is primarily located in which state? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गंभीर नदी जो कि हाल ही में खबरों में रही है ये मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। आप देख सकते हैं सो रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट sought a reply from top officials over alleged encroachment on the Gambhiri river floodplain which supplies water to Ghana Bird Sanctuary. So the Gambhir River, also known as Urangan River, is a seasonal river in Rajasthan flowing only during the rainy season. And it originates in the Aravalli Hills near Hindon and flows south to north before joining the Yamuna in Uttar Pradesh. So this river spans 288 kilometers and forms the Rajasthan-Uttar Pradesh boundary, and the river becomes perennial after meeting the Parvati and supplies water to केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप कमेंट करके बताएंगे केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Challenger 150 is a global deep sea research initiative endorsed by which organization? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो चैलेंजर 150 इनिशिएटिव है यह किस संगठन द्वारा समर्थित एक वैश्विक गहरे समुद्र अनुसंधान की पहल है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेस, सेकंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि चैलेंजर 150 ये जो इनिशिएटिव है ये किस ऑर्गेनाइजेशन की पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है यूनेस्को की पहल। आप देख सकते हैं scientists discovered new species on the seafloor exposed by the A84 iceberg, which broke off the George 6 ice shelf on January 13th, 2025. So, an ice shelf is a floating mass of ice fed by glaciers from land extending over the sea. Antarctica and Greenland ice sheets hold two-thirds of the Earth's fresh water, with the best Antarctic ice sheets being one of the largest. So when ice sheets gain mass, sea level falls, and when they lose mass, sea levels rise. And the discovery was part of the Challenger 150, जो कि एक यूनेस्को द्वारा इंडोस्ड ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव है। एंड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल Sebastian explored the seabed 1300 meters deep. सो यूनेस्को की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की एंड इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में एंड करेंटली इट हैज 193 मेंबर्स एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स। सो यूनेस्को के बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो तीन ऐसे मेंबर स्टेट्स हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर तो हैं पर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं हैं। वो हैं कुक आइलैंड्स, न्यू एंड पैलेस्टीन। और इसके साथ ही तीन ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के तो मेंबर हैं पर वो यूनेस्को से अपने आप को बाहर कर लिए हैं। वो कंट्रीज हैं इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड लिechtenstein। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।